आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं टू स्पीक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, द कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन यूजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, ताकि हम अपनी फैमिलीज, अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकें इंशाअल्लाह ताला। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन बहुत खूबसूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हमारी सीरा में। और इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस इन लेमन टर्म्स है कनेक्शन या इंटेलिजेंस उस तरह की कि आप दूसरे की बात को, चाहे वो बात करके बता रहे हों, चाहे उनकी बॉडी क्यूज़ हों, उसको समझ सकें, रिलेट कर सकें और नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। Most of us among here are parents and we are married, alhamdulillah, or are in relationships. तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर हमें पता है कि कोई भी रिलेशनशिप, इवन अगर एज अ पेरेंट भी, बहुत आगे तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हम फितरतन हुब चाहते हैं और अफर्मेशंस चाहते हैं, एक्लमेशंस चाहते हैं, और हमारा दिल होता है कि हमें देखा जाए, समझा जाए और जाना जाए और बेहतर तरीके से डील किया जाए हर सिचुएशन को, राइट? बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो अक्सर अपनी अज़वाजुल मुतहरात के साथ जो थे इमोशनली कनेक्टेड रहते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनकी ज़रूरियात को समझते थे। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, एक दफ़ा वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे, तो नमाज का वक्त हुआ और ये पैगंबर हैं, रहमतुल आलमीन हैं, हज़रत आयशा जानती हैं कि उनका रुतबा, उनका दर्जा क्या है, उनका मैसेज क्या है, और उसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं, आयशा क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं मैं अपने रब से जाके बात कर लूँ? कितनी खूबसूरत बात है। एक पैगंबर हैं, नबी हैं, और वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि मुझे इजाज़त देती हैं। ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत आयशा जानती थी कि नमाज का वक्त था, वो जानती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिसेस क्या हैं, लेकिन ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था उन्हें एहसास दिलाने का कि तुम मेरे लिए अहम हो, इम्पोर्टेंट हो। This is one of the examples of spousal connection. Another beautiful example from Prophet sallallahu alaihi wasallam's सीरा is जिस तरह से वो अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होते थे। जैसे कि उम्मे सलमा के जो बेटे थे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, एक दफ़ा वो खाना खा रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें झिड़का, डांटा नहीं कि तुम यहाँ से पकड़ रहे हो, यहाँ से पकड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे खा रहे हो, बल्कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और अपनी प्लेट, उनकी जो सामने वाला हिस्सा था उसकी तरफ किया, कहा यहाँ से खाना खाते हैं, यानी कि जो आपके बिल्कुल फ्रंट पे है वहाँ से आप अपना खाना शुरू करो, बजाय इसके कि आप इधर उधर से पिक कर रहे हो, राइट? तो उन्होंने, वो एक बच्चे थे और उनको बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक बात समझाई। इसी तरह से अनस रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, वो कहते हैं, अनहु हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं 10 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, लेकिन मुझे कभी भी नहीं याद पड़ता कि उन्होंने मुझे झिड़का हो या यूं कहा हो कि तुमने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया, शुड एंड शुडंट। इस बात पे अभी हम आते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली हमारा तरीका है बात को समझने का, बात को करने का, बात को नज़रअंदाज करने का। इस बात को याद रखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस में बात को नज़रअंदाज करना एक्चुअली सर फहरिस्त है, बिकॉज ये बहुत ईजी है हमारे लिए कहना आपने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया, या आपको ऐसा करना चाहिए था, चाहे वो आप अपने स्पाउस से बात कर रहे हैं, चाहे वो अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, और स्पेशली अगर आप अपने एडोलेसेंट बच्चों से बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे डर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें उनके अंदर इंटरनलाइज हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, और बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बिल्ड होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको प्रॉपरली वो टूल्स ही नहीं दे पाते जिससे कि वो सीखें या समझें। हमारी इमोशनल नीड्स क्या हैं कम्युनिकेशन में? हमारे सबसे पहले तो ये कि आप अपने पार्टनर का या अपने बच्चे का कम्युनिकेशन स्टाइल समझें, मतलब जानने की कोशिश करें, राइट? और आप उसको, उस स्टाइल को कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? देयर आर 6 थिंग्स। सबसे पहले आप अपने पार्टनर की और अपने बच्चों की नीड्स को जानें। हर इंसान एक तरह का नहीं होता। कुछ लोगों को
फिजिकल टच पसंद है, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है उन्हें बार बार प्यार से गले लगाया जाए उनको, और स्पाउसेस को अच्छा लगता है कि हाथ पकड़ के उनसे बात की जाए। कुछ को फिजिकल टच नहीं पसंद है, कुछ को आई कांटेक्ट ज़्यादा पसंद है, कुछ को फेशियल एक्सप्रेशन पसंद है। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कहा कि बात करो तो काइंड तरीके से करो, और हमेशा उनकी सीरत से हमें पता चलता है कि उनके चेहरे पे एक तबस्सुम होता था, राइट। वो अटेंशन पे कर रहे होते थे जिस शख्स से वो बात कर रहे हैं, उसको लगता था कि शायद दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं ही हूँ। बिल्कुल यही फीलिंग हमें अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर्स को देनी चाहिए। जब मैं पार्टनर्स कहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ काम करने वाले हमारे कोलीग्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी शख्स जिससे आप उस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे शुड फील दैट यू आर प्रेजेंट इन दैट कॉन्वर्जेशन विद देम। ये एक नीड होती है, ये एक ह्यूमन बेसिक नीड है, ठीक। उसके बाद दूसरी नीड है सर्टेनिटी। रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपके स्पाउस और आपके बच्चों के साथ, उनकी और हमारी एक नीड होती है सर्टेनिटी। हमें सर्टनली पता है कि ये हमसे प्यार करते हैं, हमें सर्टनली पता है कि ये हमारे लिए अवेलेबल हैं, हमें सर्टनली पता है कि जब हमें कोई मुश्किल होएगी तो ये हमारे साथ खड़े होंगे या ये मुझे प्रोवाइड करेंगे, राइट। बच्चों को पता होता है ना, इसलिए तो बच्चे सर्टेनिटी की वजह से तो बच्चे अपने पेरेंट्स से लाड करते हैं, प्यार करते हैं, उनको कहते हैं मुझे ये ला दें, मुझे वो ला दें, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। इसी तरह से बीवी और शौहर भी एक दूसरे के साथ हैं। सेकेंड चीज़ है अनसर्टेनिटी, और ये हस्बैंड वाइफ के दरमियान की बात है कि बाज़ औक़ात चीज़ें हम लोग फॉर ग्रांटेड ले देते हैं। मैं बात फिनिश करके आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। व्हाट इफ वी आवरसेल्व्स डोंट फील द वे ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस अराउंड अस। We will come back to this. पहले हम फाउंडेशन ले कर देते हैं and then we will inshallah come back to this question. And it is an important question because everything that I say वो हर किसी के सर्कमस्टांस तो हरगिज़ नहीं होंगे। अनसर्टेनिटी, जब हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वहाँ पे अनसर्टेनिटी मियाँ बीवी के दरमियान में एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप पूछते हैं एक दूसरे को थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं एक दूसरे को, ये मेरे लिए करेंगे ऐसे कि नहीं, ये मेरी बात समझेंगे कि नहीं, एंड दैट इज़ गुड बिकॉज इट कीप्स द मिस्ट्री इन द रिलेशनशिप। उसके बाद पार्टनर्स और सिग्निफिकेंस, अगले को सिग्निफिकेंस देना, और इसकी मिसाल मैं पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दे चुकी हुई हूँ कि किसी शख्स की भी आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस होती है। अगर नहीं है तो फिर वो शख्स आपकी लाइफ में नहीं है, अनलेस अनटिल आप मुझसे ये कहें कि भाई वो हमारे ऊपर थोपा गया है या, लेकिन हम यहाँ पे बात अपने स्पाउसेस की और अपने बच्चों की कर रहे हैं, आउटसाइड रिलेशनशिप्स की एज मच नहीं कर रहे, तो सिग्निफिकेंस दें अपने रिलेशनशिप्स को, सिग्निफिकेंस दें, इंपॉर्टेंस नहीं, सिग्निफिकेंस, लाइक दिस their being in your life is significant to you and it is helping you grow as a human being। ये आपकी दुनिया, आपकी आखिरत, आपके अमाल, आपके तरीक़ेकार, कि आप किसी का दिल दुखा रहे हैं या रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट हैं हमारी लाइफ में। फिर कनेक्शन एंड लव, ऑफ कोर्स ये सबकी नीड है, हर कोई चाहता है कि मुझे देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए, मुझसे मोहब्बत की जाए। उसके अलावा ग्रोथ, हम जब शादी में एक कपल शुरू करता है अपनी शादी, तो वहाँ से लेकर अगले 30 सालों में उनमें बेतहाशा ग्रोथ आती है। वी आर नॉट द सेम पीपल वी वर लाइक 10 years ago, 20 years ago। हमारी वही सारी नीड्स नहीं है, वही सारी सोच नहीं है, हमारी सोच बदलती है क्योंकि हम पेरेंट्स भी बन जाते हैं। तो जब हमारी वो सोच बदलती है तो आप देखते हो आपके स्पाउस को ग्रो होते हुए। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब एक कपल पहली दफ़ा पेरेंट बनता है तो वो जो आप उस कपल को एज अ मैन या एज अ वुमन जान रहे होते हो, ये मेरा शौहर है, ये मेरी बीवी है। लेकिन जब आप उनको दूसरे एंगल से देखते हो, जब आप देखते हो कि उनकी पेरेंटल स्किल्स कितने अच्छे हैं, जब आप देखते हो कि वो अपने बच्चों से कितना अच्छा कनेक्ट हो रहे हैं या अपने रिश्तेदारों को कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रोथ। एंड एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है कि आप कम्युनिटी को कैसे कंट्रीब्यूट करते हो, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे कंट्रीब्यूट करते हो, आप दे क्या रहे हो, आप अपने पीछे अपनी लेगेसी, अपना सदका जारिया छोड़ के क्या जा रहे हो। बिल्डिंग कम्युनिकेशन विद थेरेपी, कम्युनिकेशन वर्सेस कनेक्शन। there's a doctor who says, और उनकी बहुत रिसर्च है and he's very well known, is Dr. Stephen Stoney, and he believes that communication becomes better with connection।
कम्युनिकेशन बिकम्स बेटर विद कनेक्शन। और ये बात कोई इतनी अचंभा बात नहीं है, ये एक्चुअली हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में से है, जो बात मैं पहले कर चुकी कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप खुजा रहे हो, कभी हाथ कभी मुंह, कभी इधर कभी उधर, कभी अपनी घड़ी देख रहे हो, कभी बोल रहे हो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जब अपने बच्चों को इस तरह से बात कर रहे हो तो क्या आप उनसे कनेक्टेड हो? क्या आप उनकी बात से कनेक्टेड हो? क्या आप अपनी स्पाउस से कनेक्टेड हो? उस वक्त वो आपके लिए जहमत है और आपको पता चल रहा है कि वो आपके लिए जहमत है, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगी? हो सकता है उनको वही वक्त मिला हो वो बात करने के लिए और इस वजह से वो बात कर रहे हैं। हाउ क्यूरियस आर यू टू लर्न देयर पर्सपेक्टिव? ये कनेक्शन ज़रूरी है। क्या आप क्यूरियस हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से क्या कहते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है बात के बारे में? सिंपल सी बात है, आजकल हम कोविड से गुजर रहे हैं, एक छोटा बच्चा आता है और वो आपसे बात कर रहा है। अब आपको परेशानी है, आप कोई भी परेशानी है आपको, लेकिन एट दैट टाइम दैट चाइल्ड्स नीड इज टू कनेक्ट विद यू, और वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और आप कह रहे हैं जल्दी करो, अच्छा हाँ हाँ, तो ये सिलसिला क्या है? ये उस बच्चे को क्या बता रहा है? ये उस बच्चे को बता रहा है, या थोड़ी सी कम बदतमीजी के साथ अगर अपने स्पाउस के साथ भी आप ये कर रहे हैं तो ये उनको क्या बता रहा है कि आप इनसिग्निफिकेंट हो। तो फिर आप मुझे बताएं कम्युनिकेशन बेटर कैसे हो सकता है जब कनेक्शन ही नहीं है? तो हाउ इज इट गोइंग टू बी अ गुड कम्युनिकेशन? देन डू यू एवर फील लाइक आर यू इमोशनली इंटेलिजेंट टू नो कि मुझे इनकी फीलिंग को जानने की ज़रूरत है, या आप परसेप्टिव हैं जानने के लिए कि इस वक्त ना शायद इनको गुस्सा आ रहा है, या शायद ये परेशान है, या शायद मेरे बच्चे को एंग्जाइटी है। हम एज पेरेंट्स जानते हैं कि जब हमारे बच्चों को एंग्जाइटी, स्पेशली जब वो छोटे होते हैं, तो हम क्यों टॉलरेट कर लेते हैं अपने बच्चे का चीखना चिल्लाना, हाथ पैर मारना, और जब वो बड़े होते हैं, जब वो हमारे जितने लगना शुरू होते हैं, तो जब वो चीख चिल्ला रहे होते हैं तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर रहे होते क्योंकि हम साइज को देख रहे होते हैं, लेकिन द इमोशनल नीड इज स्टिल देयर। They're anxious, they're sad, they're depressed, something is worrying them to the point कि उनसे कहा नहीं जा रहा, उनको अल्फाज नहीं मिल रहे। And you have to be perceptive as a parent or as a spouse. You have to be perceptive कि यार this is not the root cause. ये छोटी सी चीज़ जो टूट गई है, या ये छोटी सी बात जो दो बहन भाइयों के दरमियान में हो गई है, इसकी वजह से इतना चीखना चिल्लाना नहीं है। There is something else that's behind this behavior. So you have to be very perceptive of that. And do you love them? And what do you value most about them? Of course, हम अपने बच्चों के बारे में अगर कहेंगे तो we value everything about them. हम चाहते हैं कि हम इनको बेहतर ज़िंदगी दे सकें, बेहतर अदब दे सकें, बेहतर इनकी ज़रूरियात बेहतरीन तरीके से पूरी कर सकें। और spouses में do we value them? How do we love them? How much are we willing to understand them? और इसमें बड़ी मेहनत लगती है, ये आसान नहीं है, पर ये ज़रूरी है। You must convey that you will love your spouse whether or not you disagree with them. You have to convey it to them. क्योंकि हमारे यहाँ लव की एक ये भी बड़ी गलत तरीका है, इमोशनल इंटेलिजेंस को हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं कि जी अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो हम आपकी हर बात के साथ एग्री करेंगे, चाहे वो हमारे स्पाउसेस हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हों, and that is not possible. You cannot agree with everything. Two different human beings, how is it possible that they're going to agree with everything? This is not being truthful and honest. इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त आप बहस के झंडे गाड़े रखें और हर वक्त लड़ाइयाँ करते रहें या हर वक्त अगले बंदे को चैलेंज करते रहें। Sacrifice, yes, to an extent, Sister Nosheen, sacrifice, but more than sacrifice, why is the one feeling as if it's a sacrifice? Why is it the other one allowing them to feel the way they feel? Like ऐसा क्यों है कि सैक्रिफाइस करने वाले को ये लग रहा है कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ? सैक्रिफाइस करने वाले को हाँ पता होगा कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन अगले वाले को भी चाहिए कि इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन ना रखे कि मेरी हर बात ही ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अ नार्सिसिस्टिक रिलेशन। अब वो एक बीमारी है, वो एक डिफरेंट कंडीशन है। हम जो अभी इस वक्त बात कर रहे हैं वो हम दो प्लेन लेवल ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और जो बाय नेचर नेगेटिव और वेंडिक्टिव नहीं हैं। इस वक्त मैं ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, मैं उस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ जो कि अब्यूसिव है या जो कि ऑलरेडी नार्सिसिस्टिक है या जो कि सिर्फ अपनी बात मनवाने की धुन पे है। वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है। यहाँ पे हम बिल्कुल प्लेन लेवल लेमन इंसानों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम दो लोग या हम और हमारे बच्चे, स्पेशली हम हमारे बच्चों के लिए इमोशनली स्मार्ट होके एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहते हैं।
उसके अलावा क्या, 12 communication mistakes that we do, right? 12 communication mistakes that we do. Number 1, yelling and screaming. ये हम अपने spouses के साथ भी कर लेते हैं, ये हम अपने बच्चों के साथ भी कर लेते हैं कि we, as soon as we feel the loss of control, or as soon as we feel we are not being listened, or as soon as we feel we are not being heard, हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तुम्हें ये नहीं समझ आ रही. एंड ऑल द थेरेपिस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो मुसलमान नहीं हैं, दे विल टेल यू दिस, इट नेवर रिजॉल्व्स एनी इशू. इट विल ईदर इंस्टिगेट अ फर्दर फाइट, और इट विल एक्चुअली shut the other person down. बच्चे क्यों चुप हो जाते हैं? जब माँ बाप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो बच्चे हालांकि मान नहीं रहे होते हैं उस वक्त, बात समझ भी नहीं रहे होते हैं, लेकिन चुप कर जाते हैं कि ठीक है इस वक्त ना इस बात को रफा दफा कर दें, मेरे सर से हट जाए, ये बला पीछे हो जाए, तो लिहाजा मैं चुप कर जाता हूँ. बट दैट इमोशनली hurt the other party? Yes. Did it break something? Yes, it broke the trust. The second party is not going to come to us ever again, because they know that our emotional reaction, if you're not agreeing with them, if you're not interested in what they have to say, if we are not emotionally smart and intelligent and available for them, we're going to yell and scream. तो how is it going to help the relationship? It's not. तो वो क्या करते हैं, एक yell and scream करता रहता है और समझता है कि जी मैंने कोई जंग जीत ली है, और दूसरा जो वो चुप करके परे हो जाता है, वो कहता है मुझे ये बात ही नहीं करनी, और फिर वो अपनी मर्जी भी कर लेते हैं, which in the longer term is going to hurt the first person and their relationship. Mistrusts या breaking of trusts होते ही इसलिए क्योंकि हम अपने आप को शुरू से ही अवेलेबल नहीं करते बात को सीखने समझने के लिए, इमोशनली इंटेलिजेंटली हम उस चीज़ को रिजॉल्व ही नहीं कर रहे होते हैं. नंबर 2, अपोलोजाइजिंग टू मच. एक होते हैं जो समझते हैं कि मुझे अपोलोजाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. दैट अगेन इज समथिंग नार्सिसिस्टिक, दैट अगेन इज अ सेल्फिश बिहेवियर, दैट इज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट. बट देन देयर इज समबडी हु अपोलोजाइजेस टू द एक्सटेंट, ओ सॉरी सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, आप ठीक है ना, आप मान तो जाएंगे ना, आप ये तो what you are doing is you are basically disabling your immunity in speaking out again. अब अगली दफ़ा आप पहले ये डरते रहोगे कि आप बातें नहीं कर सकते, और दूसरी दफ़ा और आप अगले को ये इंप्रेशन दे रहे हो कि आप ही गलत हो, चाहे आप सही भी हो, लेकिन चूंकि आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है और आपने इतना ज़्यादा अपोलोजाइज कर दिया कि आपने अगले बंदे को ये समझा दिया कि वो ही ठीक थे और आप गलत हो, तो फिर उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कॉन्वर्जेशन या ये कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है. There's no truth in that relationship, right? Number 3, silent treatment. खामोश हो गए, बात को एड्रेस ही नहीं कर रहे, मुंह इधर रख रहे हैं, मुंह उधर रख रहे हैं. अब बच्चे को फील करा रहे हैं कि जी आपने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है, और अब वो बच्चा इस काबिल नहीं कि आप उससे बात कर सकेंगे. और रिलेशनशिप में इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि आपकी ईगो आपके आड़े आ गई है. हाउ इज इट डेवलपिंग अ रिलेशनशिप फर्दर? लाइफ कंटिन्यूस है, सिचुएशंस कंटिन्यूस हैं और न्यूमरस हैं, और उनको डील करने के लिए वी हैव टू लेट गो ऑफ आवर ईगोज एंड एक्चुअली लर्न द सुन्ना एंड द सीरा टू अंडरस्टैंड कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट्स आर नॉट हेल्पफुल. आपको लग रहा है कि इस वक्त मैं अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि जब हम साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को दे रहे होते हैं तो हम कर क्या रहे होते हैं? हम अपने दिमाग में बहुत सारे सिनेरियोज और सोच रहे होते हैं. अब खुद भी हम बोल नहीं रहे, वो इमोशंस हमारे अंदर मजीद बढ़ते जा रहे हैं. वो एक जो नॉट है वो टाई होती चली जा रही है और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है, डिसट्रस्ट की, डिसरिस्पेक्टफुलनेस की. और अगला बंदा जो है, या वो अगर तो वो इमोशनली स्मार्ट है तो वो कोशिश करेगा कॉन्वर्जेशन करने की, और अगर वो इमोशनली स्मार्ट नहीं है और वो कह रहा है चलो मेरे सर से उतरा हुआ है ये, लेट मी बी, और वो कंटिन्यूसली वो हरकत करते जा रहे हैं जो कि आपको ऑलरेडी बहुत बॉदर कर रही है, तो हाउ डिड इट रिजॉल्व एनीथिंग? साइलेंट ट्रीटमेंट डज नॉट रिजॉल्व एनीथिंग. देन स्पीकिंग इन एब्सोल्यूट्स, और ये हम अपने बच्चों के साथ करते हैं. तुम तो कभी मेरी बात सुनती ही नहीं हो, तुम तो कभी तुमने ऐसा किया ही नहीं है, तुम तो भाई एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं होता. और जब आपने एक एब्सोल्यूट कह दिया तो आपने बच्चे को याद है कि उसने कब 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 आपकी बातें मानी हुई हैं, एंड दे वुड एक्चुअली आउटराइट स्ट्रेट, हाँ मामा आपको तो बस यही लगता है. एंड इवन विद योर स्पाउस you would just feel really disgusted. You will just feel as if you are unimportant, and whatever you have done in the past or you've been doing is totally unseen. और अनसीन होना किसी भी ह्यूमन को, चाहे वो पढ़ा लिखा शख्स है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो unseen feel होना is the most emotionally damaging to any human being, and that's the worst that we could do. तो उसकी जगह पे तुम तो कभी ऐसा करती ही नहीं हो की बजाय है
बच्चे मैं थक जाती हूँ और ना मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर तुम ना थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दिया करो, अगर मैं नेक्स्ट टाइम किचन में हूँ तो प्लीज़ यार मेरे साथ आके ये काम करा देना, या अगर मैं सफाई कर रही हूँ तो यार प्लीज़ तुम तीनों मिलके मेरे साथ ये करा दो, मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा सा बेटर फील करूँगी, या मैं नहीं डोंट से मैं बेटर फील, या मेरी मदद हो जाएगी, अल्लाह तुम लोगों को अजर दे, राइट? Anything like that is going to develop a connection. Without connection, the communication is not working. Without good communication, the relationship is not working. Do you see? You have to connect, you have to communicate, and you have to make it work. और ये तभी हो सकता है जब हम सब अपनी अपनी जगह पर इन चीज़ों को समझें और मेहनत करें. अगेन शुड्स एंड शुडंट्स ऐसा कभी नहीं होना चाहिए हमारे घर में, ये ऐसा ही होगा हमारे घर में. These are the shoulds and shouldn't. You shouldn't be asking those questions. You should be doing what I expect you to do. Again, it's very negative and it basically creates disinterest in anything, in doing anything. Making assumptions. Making assumptions is the death to a relationship. It's death. मुझे पता तुमने ऐसे ही सोचा होगा, मुझे तो पता, मुझे तुम्हारी नेचर का पता, मुझे तो ये एग्जैक्टली पता है कि तुम क्या कर रही थी या क्या कर रहे थे या क्या सोच रहे. भाई आपको कैसे पता? क्या आप खुदा? नहीं, क्योंकि जी मेरे पास पुरानी पिछली पूरी हिस्ट्री है. और यू श्योर कि आपके पास पुरानी पिछली हिस्ट्री और आप उसमें कोई भी दो तीन चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से? एज ह्यूमन बींग्स वी मेक स्टोरीज. और ये मेरा एंडिंग कोट होगा ये assumptions वाली बात पे. एंड it is basically an interesting fact that I will inshallah say. Number 7, not asking for what you need. हम assume कर लेते हैं कि हमारे पार्टनर को पता चल जाना चाहिए कि हमारे सर में दर्द है तो उनको फटाफट ला के तो हमें गोली दे देनी चाहिए. हमने उनको बताया भी नहीं कि हमारे सर में दर्द है, हमने सिर्फ कराहा. भाई वो किसी चीज़ में बिजी है, उन्होंने नहीं ध्यान दिया, तो इसका क्या मतलब है कि वो अच्छे पार्टनर ही नहीं है? हमारे बच्चों को अज्यूम कर लेना चाहिए, हमारी शक्ल देखते साथ, हमारी आंखें बाहर निकली देखते साथ कि उन्हें बदतमीजी बंद कर देनी चाहिए, या उन्हें वो एक्स्ट्रा बिस्किट मेहमान की प्लेट के लिए जो रखा हुआ है वो उठाना नहीं चाहिए. You have to communicate these things. These comes with practice. They don't just happen. So don't assume and you have to ask for what you need. You have to let your needs be known to your partner, to your children. Do not bring up issues from the past. खुदारा जो पास्ट में है अगर आपने उस वक्त रिजॉल्व नहीं ना किया तो उसको रहने दें. अगर वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है तो फिर द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप उसको सही वक्त पे रिजॉल्व करें, जब वो गुस्से में ना हो, जब हंग्री ना हो, जब ऑलरेडी कोई डिप्रेशन ना हो. अब सपोजली बच्चा जो है वो किसी सब्जेक्ट में कम नंबर लेकर आया या फेल हो गया, ठीक. अब आप उस बच्चे को ये बताना शुरू कर दें कि आपकी उसमें एक्सपेक्टेशंस क्या थी और आप कितने डिसअपॉइंट हो गए, और that's not the time to do it. That's not the time to do it. You have to connect with your child at that point. उस child को ऑलरेडी शर्मिंदगी है. यकीन माने आपका बच्चा जितना मर्जी शरारती है, या आपका बच्चा जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग विल्ड है, या आपका बच्चा आपको लगता है जितना मर्जी कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट है, या आपको लगता है कि उसे शर्मिंदगी नहीं है, पर है. हर बच्चे को होती है. हर बच्चे को अपने पेरेंट्स को खुश करने का या उनको अपने लिए प्राउड देखने की चाह जरूर होती हैं. It is our way of communicating with them since they are children that they disassociate with those emotions. But underlying thing is the same. क्यों हम कहते हैं कि हमारी parental personality या हमारी वैसी as an individual personality is shaped so much because of what? Because of how we were treated as children, of how our childhood was. Number 10 is showing disinterest in their ideas. मामा आप देखिए मैंने ना सोचा कि हम ना ये कर सकते हैं तो फिर ऐसे हो जाएगा, एंड यूर लाइक हाँ ठीक है जाओ. डोंट डू दैट. दैट इज belittling them. Bringing up issues again में हो चुके हैं and not accepting to repair attempts. ये लास्ट बात है कि मतलब कोई आए आपके पास अपोलोजाइज करने के लिए और आप कहो नहीं मुझे नहीं सुनी तुम्हारी बात, नहीं मैं तो अब हमेशा के लिए नाराज हो गया. हमेशा के लिए तो कोई भी नाराज नहीं होता, एक ही घर में रहते हैं, आप कैसे आप नाराज हो सकते हैं. The last thing that I'm going to talk is mastering our stories. And if you haven't paid attention so far, pay attention to this because I think this is extremely relevant. As human beings, we take facts and we make up our own stories. And we act upon those stories instantly, even before realizing that we are acting upon those stories. Our stories create our emotions and we create them, right? How? First, we see or hear. I will give you an example that I'm making food
and my daughter comes in and she checks up on me on 4 times. Like she comes once, she comes twice. Now I make food every day, but today is something different. In my head, I'm making a story. Why is she doing this? I'm not communicating. I'm not connecting. I'm just making up a story in my head saying ये ऐसा कर क्यों रही है. और फिर मैंने खुद ही स्टोरी समझ, पता नहीं मेरे खाने को डाउट कर, क्योंकि फिर वो मुझे कहती है मम्मा इसको ऐसे थोड़ा सा करना है, मम्मा लाएं चिखाएं मुझे, देखें. और मुझे यूँ महसूस होना शुरू हो गया, मैं ये अपने आप को स्टोरी सुना रही हूँ, इसको ना मेरे खाने पे वो नहीं है, ये मेरे खाने से खुश नहीं है, सारी ज़िंदगी मैंने इसे खाना खिलाया, अब ये मुझे बताने लगी कि मुझे खाना कैसे पकाना है. आ गया जी, चढ़ गया जी मुझे गुस्सा. और उसके बाद मैंने उसको थर्ड मैंने अपनी फीलिंग जनरेट कर ली. और फोर्थ मैंने क्या किया, आई एक्ट आउट. आई से लिसन, खाना है तो खा लेना, नहीं खाना तो भूखे रहो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती. अब मैंने उस बच्ची से पूछा नहीं, मैंने उससे कम्युनिकेट नहीं किया. मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्टोरी अपने हेड में बनाई, अपनी फीलिंग्स जनरेट की और मैंने उन पे एक्ट किया, विच इज़ about majority of the times that human beings we do. Now look at the child's perspective. उस बच्चे को भूख लगी हुई थी, उसने मुझसे कम्युनिकेट नहीं किया. ठीक, उसने क्या किया, वो बार बार आ रही थी क्योंकि वो उसका कोपिंग मैकेनिज्म था कि ठीक है मुझे भूख लगी हुई है, मेरी माँ खाना पका रही है, तो मैं देख लूँ कितनी देर रहती है खाना पकने में. As a parent, it was my responsibility to say बच्चे क्या बात है, because I know this is not her natural behavior, so I should have communicated, or she should have communicated. But the thing is, if we keep expecting that the other person should have communicated, then we are not that smart. Emotionally, we are not that smart. Emotional intelligence or emotional smartness is not expecting the other person to take initiative, but you yourself take an initiative. ये ज़रूरी है. इसको आप sacrifice का नाम देना चाहते हैं तो ये बड़ा भारी सा लगता है आपके ऊपर. लेकिन अगर आप इसको यूं कहेंगे कि ये मैं इमोशनली स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ और मैं अपनी सीरा पर अमल कर रही हूँ और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है, ये सिला रहमी का एक तरीका है, ये मुहब्बत का एक तरीका है, ये अगले बंदे को इम्पोर्टेंस देने का एक तरीका है, ये रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने का तरीका है, ये सवाब है, ये मेरे रब को पसंद है, तो फिर ये जो पूरी सोच बदल जाती है इंसान की, इंसान का डिमीनर, इंसान का बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है, एंड योर रिलेशनशिप एक्चुअली बिकम्स way better and lighter than this simple idea I am sacrificing. भाई आप क्या sacrifice कर रहे हो, आपने अपने सर में स्टोरी बनाई, आपने क्या sacrifice किया. So how do we change this behavior? Separate facts from stories, ask for clarification and determine your facts. Watch the tone, the body language of the other person. You've been living with this person for some time, you are bound to understand कि उनकी body language क्या है, उनकी cues क्या हैं. Watch for the 3 clever stories. 3 clever stories होती हैं. एक होती है victim story, ठीक, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये तो अगले की फॉल्ट है. एक होती है विलन स्टोरी, वेयर यू विलिफाई द अदर पर्सन, उसका वो हमेशा से ही ऐसे ही सोचता है, उसकी वो ऐसा ही सोचेगी, वो ऐसा ही सोचेगा. सो फर्स्ट वाज इट्स नॉट माई फॉल्ट, सेकेंड वाज दे आर रॉन्ग, थर्ड इज होपलेस स्टोरीज, देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू, देयर इज नथिंग आई कैन, ये तो बात ही मेरे हाथ से निकल चुकी हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता. नंबर 3 इज tell the rest of your story. Now this is the positive thing to do. Assess your role, humanize others, talk to yourself, and don't feel that as if you're emotionally helpless, and turn yourself from victor to a contributor. This is most important. You have to turn yourself into a contributor. You have to say, this is what's happening, this seems wrong at this point, how can I contribute? Contribution हमारी एक need है, हमारी एक connection need भी है, जो कि मैंने सबसे पहले ये बात कही थी. Ask yourself, what am I pretending or what am I not noticing? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं notice नहीं कर रही, जिसकी तह तक नहीं पहुँच रही. अब मेरी बात सुना, ये मैंने शुरू में भी कहा, ये मैं उन रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे झूठ नहीं है ऑलरेडी, जहाँ पे दगा नहीं है, जहाँ पे अगले पार्टनर को, अपने बच्चों को जानबूझ के बिलिटल करना नहीं है, जहाँ पे आप सिंसियरली एक रेगुलर नॉर्मल इंसान हैं जो खुदा खौफी रखते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना चाह रहे हैं. ये सारी बातें उन लोगों पर लागू होती हैं. हम बाज़ औक़ात नहीं जानते, नहीं इल्म रखते और अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स की वजह से बहुत सारी गलत हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं. दैट डज नॉट मीन दैट वी आर बैड पीपल, दैट मीन्स जस्ट वी नीड टू चेंज आवर methods, and these are the things that would help change our methods. So लिहाजा ये थी आज की हमारी बात. The other questions are, what would a reasonable or rational person decide to do this? What should I do right now to move forward what I really want? And do not assume facts. Assumptions जो है ना, they kill.
They kill everything. So inshallah, I hope that you enjoyed this talk. Inshallah subhanahu wa ta'ala, this was the 30 minutes of communication and connection with emotional intelligence towards our families. Inshallah. Hope to see you next time with another interesting topic. Jazakallahu khair for your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.